Hello students, welcome to our Don Bosco School online classes. Today we are going to start next lecture of class 10th biology and the today's topic is what? Guess. लास्ट टॉपिक में क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें बताया था कि सेकंड टॉपिक अपना क्या होगा नेक्स्ट लेक्चर का। देखो बेसिकली आज हम क्या डिस्कस करेंगे, लास्ट लेक्चर जो बेसिकली हमारा था उसमें अपन ने क्या खत्म कर लिया था, इंटेस्टाइन का एक जस्ट ओवरव्यू खत्म कर लिया था। इंटेस्टाइन का एक जस्ट ओवरव्यू क्लियर हो गया था। आज हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। क्या बताया था इंटेस्टाइन में? बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखना आप लोग। इंटेस्टाइन में क्या बताया था? इंटेस्टाइन में उसके डिविजन्स करा दिया था। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्यूडेनम, जिन्नम, इलियम में और लार्ज इंटेस्टाइन को सीकम, कोलन, रेक्टम में और कोलन को फर्दर क्लासिफाई करा दिया असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलन में। हो गया था नहीं हो गया था? इससे पहले क्या डिस्कस किया था उसी लेक्चर में? स्टमक खत्म किया था हमने। क्या खत्म किया था? स्टमक। उसमें क्या बताया था एक बार रिव्यू करो फटाफट। स्टमक में ये बताया था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है। इनकी वॉल जो होती है उनमें क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है जो किसका सिक्रीशन करते हैं, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं। किसका सिक्रीशन करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, सबके अलग अलग फंक्शंस भी बताए थे। ठीक है, ये सब याद रखना। और एक चीज और बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एक बताया था, वो कौन सा क्वेश्चन था कि म्यूकस का फंक्शन क्या है, क्यों स्टमक में HCl सीक्रेट होने के बाद भी स्टमक डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये रीजन भी बताया था उसमें। तो इस चीज को जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। बेसिकली आज का जो अपना लेक्चर होगा वो किस पे बेस्ड होगा, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में बता रखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो केमिकल्स रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं वो सब किस में पढ़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट हेडिंग लगाओ। क्या लिखोगे हेडिंग? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चलिए हेडिंग डालिए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा तो चलो हेडिंग तो डाल लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब सबसे पहली चीज इंटेस्टाइन में क्या बताया था कि जो इंटेस्टाइन होता है उसकी दो कैटेगरीज क्लासिफाई करी थी, एक स्मॉल इंटेस्टाइन थी और एक लार्ज इंटेस्टाइन थी। यही तो डिफाइन किया था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर बेसिकली डिफाइन करें तो ये होता क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये क्या है? इट इज अ हाईली क्वाइल्ड कॉम्पैक्ट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है? हाईली क्वाइल्ड कॉम्पैक्ट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप जो लिखोगे क्या लिखोगे? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? इट इज अ हाईली क्वाइल्ड, लिख लीजिए यहां पे, इट इज अ हाईली क्वाइल्ड condensed compact structure। ठीक है, सबसे क्या कहा हमने? इट इज अ हाईली क्वाइल्ड कंडेंस्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। बात समझ में आई? दूसरी चीज जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें क्या है, ये बहुत लॉन्ग होती है। तो क्या लिखोगे? इट इज वेरी लॉन्ग। ये क्या होती है? लॉन्ग होती है। और कितना होता है? इट इज अबाउट 2 मीटर। कितना होगा? इट इज अबाउट 2 मीटर। इसीलिए इसकी क्या होती है? हाईली क्वाइलिंग होती है। क्या होती है? हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आई? एक चीज यहां पे बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखना। कभी कभी बाय चांस उसे आप लोग के लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, बट अपन कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हम बता रहे हैं, लॉन्गनेस बता रहे हैं कि कितनी है, 2 मीटर है, वो किस पे डिपेंड करती है? आपको मालूम है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? बताओ। देखो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म कार्निवोरस है, अदरवाइज कार्निवोरस है, अदरवाइज हर्बीवोरस है। अगर हर्बीवोरस होंगे तो जो इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। अगर कार्निवोरस होंगे तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो क्या होगी? शॉर्ट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सबके सब नोट करोगे। क्या लिखोगे? कि द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पे रिलेशन डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? हर्बीवोर्स के। या ये चीज मत लिखो यार, कहोगे इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सब भूल जाते हैं। चलो इसे डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, सॉरी
जो हर्बीवोर्स होते हैं उन हर्बीवोर्स का जो स्ट्रक्चर, सॉरी, जो हर्बीवोर्स का क्या होगा, हर्बीवोर्स के केस में स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लॉन्ग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है हर्बीवोर्स के केस में, लॉन्ग होती है, लेकिन कार्निवोर्स के केस में क्या होती है, शॉर्टर होती है। तो लिख लीजिए यहाँ पे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज इन केस ऑफ, अगर इसे इंटेस्टाइन को देखा जाए तो इन केस ऑफ हर्बीवोर्स जो हर्ब सीड करते हैं उनके केस में देखा जाए, और दूसरे जो कार्निवोर्स हैं उनके केस में देखा जाए। तो जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स के केस में ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लॉन्ग होती है, सबसे लॉन्ग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसका डाइजेशन करना होता है, सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है। और जो कार्निवोर्स होते हैं इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, शॉर्टर होती है। तो इस स्टेटमेंट को जरूर याद रखना, हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होगी और जो कार्निवोर्स है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट होगी। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो, इसके अकॉर्डिंग ये कह सकते हो कि द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिपेंड अपॉन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बात समझ में आई कि जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है कि ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा। अगर वो हर्बीवोर्स होगा तो इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होगी, लॉन्ग होगी। अगर वो कार्निवोर्स होगा तो इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी। तो इस स्टेटमेंट को दिमाग में रख लेना कि जो लेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है कि बंदे का जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। बात समझ आई, कोई डाउट नहीं है यहां तक। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। दूसरी चीज क्या है, अपन स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इनके केस में अगर डिफाइन करें तो बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा ये क्या है, लॉन्गर स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड। दूसरी चीज जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी क्लासिफाई कराया था कि तीन कैटेगरीज होती हैं, ड्यूडेनम, जिज्नम, इलियम। लिखना तो मुझे पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, द फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, क्या होता है, ड्यूडेनम। और सेकंड क्या होता है, दैट इज जिज्नम। और थर्ड क्या होता है, दैट इज इलियम। बात समझ में आई, ड्यूडेनम, जिज्नम और इलियम। ड्यूडेनम वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, शी शेप होता है। कैसा शेप होता है, शी शेप होता है। कैसा शेप होता है, सी शेप। और यहां पर क्या ओपन होता है, हियर द हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। यहां पे क्या ओपन होगी, हियर द हिपैटिक या हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। कौन सी डक्ट ओपन होती है, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है। और इनसे क्या रिलीज होता है, इस हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट से क्या रिलीज होगा, एंजाइम रिलीज होता है। कैसा एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। कैसा एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होता है, जो किसको प्रमोट करता है, प्रमोट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो बेसिकली किसको प्रमोट करता है, डाइजेशन की प्रोसेस को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है, डाइजेशन की प्रोसेस को। तो बात समझ में आई, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 कंपोनेंट, ड्यूडेनम, जिज्नम, इलियम बता रखा है पहले भी, बता रखा मतलब समझ लो ना, लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। और हाँ, अगर जो नए लोग देख रहे हो यहीं से लेक्चर देखना स्टार्ट किया, कोई नहीं, अभी कोई लेट नहीं हुआ है, 5-6 लेक्चर्स अपन ने अपलोड कर रखा है। फिर से आप क्या करो, डॉन बॉस्को स्कूल सर्च करो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आप देखो क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसको आप ओपन करोगे, वहां पे आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर के नाम से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो सारे लेक्चर्स को देख लो, सब लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है और सब में क्वेश्चंस भी कराए गए इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सा टॉपिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार भी लगवाया, ठीक है। तो छोड़ना मत एक भी चीज, सब पढ़ डालना, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम जो था वो क्या प्रोसीड कर रहा था, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को, किसको प्रोसीड कर रहा था, डाइजेशन की प्रोसेस को प्रोसीड कर रहा था। बात समझ में आई, कोई डाउट यहाँ तक।
अभी कुछ नहीं करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर थोड़ा सा भी ना समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको बता दूंगा कि हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट क्या है, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनी किससे है, कैसे फॉर्म हो रही है और कहां पे इंटर हो रही है, किस पार्ट में, ये सारी चीजें वही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से अपन क्लियर कर लेंगे। बात समझ में आई? अभी इसका फटाफट इसकी बात तो सारी समझ में आ गई ना। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? हाईली कॉइल्ड कॉम्पैक्ट कंडेंस स्ट्रक्चर होता है। इतनी कॉइलिंग करने की जरूरत ही क्या है? जरूरत इसलिए है क्योंकि ये बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। कितनी होती है? दैट इज 2 मीटर, इसलिए क्या होती है इसकी हाईली कॉइलिंग होती है। दूसरी चीज, इसकी जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है। ऑर्गेनिज्म हर्बीवोरस है, ऑर्गेनिज्म कार्निवोरस है। अगर ऑर्गेनिज्म हर्बीवोरस होगा तो उसकी लेंथ ज्यादा होगी, कार्निवोरस होगा तो उसकी लेंथ शॉर्टर होगी। आप कहोगे सर ऐसा क्या हो गया हर्बीवोर कार्निवोर में? तो हर्बीवोर जो होगा वो क्या इनटेक करेगा? उसके जो फूड होगा उसमें क्या होंगे? हर्ब्स होंगे, और हर्ब है तो बेसिकली सी बात है कि वहां पे क्या होगा? सेलुलोज होगा। क्या होगा? सेलुलोज। तो जब सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कंडीशन सप्लाई होती है कि जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए? लार्जर होनी चाहिए। बात समझ में आई? दूसरी चीज हमने कहा कि इंटेस्टाइन जो होती है स्मॉल वाली, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम। और जो ड्यूडेनम वाला कंपोनेंट होता है इसका शेप कैसा है? सी शेप है। इसी में क्या ओपन होगा? हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होगी। और ये किसको प्रमोट करेगी? ये क्या रिलीज करेगी? डाइजेस्टिव एंजाइम जो किसको प्रमोट करेगा? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। चलिए, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट हम हेडिंग डाली है, फटाफट हेडिंग डालो सब लोग, हेडिंग लगाओ। डाइजेस्टिव अब लिखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो फटाफट सब लोग हेडिंग लगाइए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। देख लिया सबने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन? हाँ देख लिया सब लोग ने। देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे अभी मैंने क्या बताया था कि सपोज स्टमक एग्जिस्ट कर रहा है। स्टमक से क्या था? ऐसे कुछ सी शेप में, ये कुछ सी शेप में आ रहा था, जिसे हम क्या कह रहे थे? सी शेप को हम क्या कह रहे थे? इसे हम क्या कह रहे थे? दैट इज जो सी शेप बना, दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। इसे अपन क्या कह रहे थे? ड्यूडेनम कह रहे थे, ड्यूडेनम। इसे क्या कह रहे थे? ये ड्यूडेनम। अब इसका शेप अभी आपको बता दिया सी शेप है, ठीक है। अब होता क्या है, एक चीज इधर राइट साइड में आके समझो थोड़ा सा। जो अभी मैंने बताया कि यहां पर एक डक्ट ओपन हो रही है। अभी मैंने बताया कि जो आपका ड्यूडेनम है यहां पर आकर एक डक्ट ओपन हो रही है, ये डक्ट आके ओपन हो रही है। इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट को हम क्या कह रहे हैं? दैट इज कॉल्ड हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। बात समझ में आई कि ड्यूडेनम इसका शेप कैसा है? आपको खुद देख के लग रहा होगा कैसा शेप है? सी शेप है। कैसा शेप है? सी शेप है। और इस सी शेप में क्या हो रहा है? डक्ट ओपन हो रही है। उस डक्ट को अपन नेम क्या दे रहे हैं? दैट इज कॉल्ड हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। अब इसमें 2 वर्ड आपको दिख रहा होगा, हिपैटो और पैंक्रियाटिक। तो हिपैटो वर्ड जो होता है ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है हिपैटिक डक्ट को। किसको डिनोट कर रहा है? हिपैटिक डक्ट को। और जो पैंक्रियाटिक वर्ड है ये किसको डिनोट कर रहा है? पैंक्रियाटिक। ये किसको डिनोट कर रहा है? पैंक्रियाटिक डक्ट को। बात समझ आई? ये जो है हिपैटो वर्ड ये किसको डिनोट कर रहा है? हिपैटिक डक्ट को। और ये जो पैंक्रियाटिक वर्ड है ये किसको डिनोट कर रहा है? पैंक्रियाटिक डक्ट को। तो ये डिनोट किया हिपैटिक डक्ट को और ये किसको डिनोट किया? पैंक्रियाटिक डक्ट को। अब क्या होता है? ये हिपैटिक डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट क्या है? तो अब यहां से माइंडसेट हो चुका होगा कि दैट हिपैटिक डक्ट, ये जो हिपैटिक डक्ट है, दैट हिपैटिक डक्ट
attach with the pancreatic duct then collectively is called hepatopancreatic duct. बात समझ आई कि जो हिपैटिक डक्ट है ये अटैच होगी किसके साथ, अटैच विद पैंक्रियाटिक डक्ट एंड देन फॉर्म हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट. तब किसका फॉर्मेशन होगा, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट का. अब यहाँ पे दो डाउट हो रहा होगा, सर हिपैटिक डक्ट कहां से आ रही है और पैंक्रियाटिक डक्ट क्या है. ठीक है, तो जो लीवर होता है, यहाँ पे राइट में देखो, जो लीवर होता है, लीवर से किसका सिक्रीशन होता है, ये देखो लीवर है, मान लीजिए ग्लैंड लीवर है, और दूसरा क्या है, दैट इज पैंक्रियास. दो है, फर्स्ट लीवर और दूसरा क्या लिया आपने, पैंक्रियास. तो लीवर से किसका सिक्रीशन होता है, बाइल का सिक्रीशन होता है. किसका सिक्रीशन होता है, बाइल का. इस बाइल के सिक्रीशन को, जो लीवर है, ये लीवर इस बाइल के सिक्रीशन को करने के लिए एक डक्ट कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड हिपैटिक डक्ट. या कह सकते हो कि जो आपका बाइल है, जो लीवर से सिक्रीट हो रहा है, ये स्टोर कहां होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है. कहां स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में, और वहां से एक डक्ट निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, हिपैटिक डक्ट कहते हैं. बात समझ में आई. और पैंक्रियास से एक डक्ट निकलेगी, कौन सी डक्ट, पैंक्रियास से भी एक डक्ट निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं. बात समझ में आई. तो पैंक्रियास से भी एक डक्ट निकलती है जिस डक्ट को हम क्या कहेंगे, पैंक्रियाटिक डक्ट कहेंगे. और आपका जो लीवर है, लीवर के गॉलब्लैडर वाले पार्ट से भी एक डक्ट निकलेगी जिस डक्ट को हम क्या कहते हैं, हिपैटिक डक्ट कहते हैं. अब ये जो हिपैटिक डक्ट है और ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं. बात समझ में आ गई कि जो हिपैटिक डक्ट है और जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाती है, एक कॉमन डक्ट बनाती है. दैट कॉमन डक्ट इज कॉल्ड हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट. बात समझ में आई. और ये जो हिपैटिक डक्ट है, ये सिक्रीशन किसका करती है, लिख लीजिए यहीं पे. हिपैटिक डक्ट जो है ये किसका सिक्रीशन करते हैं, बाइल का सिक्रीशन करते हैं. किसका सिक्रीशन करते हैं, बाइल का. और जो पैंक्रियाटिक डक्ट है ये किसका सिक्रीशन करता है, पैंक्रियाटिक डक्ट किसका सिक्रीशन करता है, पैंक्रियाटिक जूस का. ये किसका सिक्रीशन करता है, पैंक्रियाटिक जूस का. तो हिपैटिक डक्ट किसका सिक्रीशन कर रहे हैं, हिपैटिक डक्ट जो है वो बाइल का सिक्रीशन कर रहे हैं. किसका सिक्रीशन कर रहे हैं, बाइल का. और जो पैंक्रियाटिक डक्ट है वो किसका सिक्रीशन कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूस का. मतलब जब हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट इसमें खुलेगी, ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में दोनों चीजें पोर होंगी. कौन कौन सी चीजें पोर होंगी, क्या क्या पोर होगा, देखो यहाँ पे लिख लो. यहाँ पे दोनों चीजें पोर होंगी. पहला तो इसके अंदर क्या पोर होगा, बाइल पोर होगा. क्या पोर होगा, बाइल. और बाइल के साथ साथ दूसरा क्या पोर होगा, फटाफट लिखो यहाँ पे, बाइल के साथ साथ दूसरा जो कंपोनेंट, एक सेकंड रुको यार, छोटा है ना, लिखने थोड़ी दिक्कत हो रही है. बाइल के साथ साथ यहाँ पे क्या पोर होगा, दूसरा कंपोनेंट, दैट इज पैंक्रियाटिक जूस. क्या पोर होगा, पैंक्रियाटिक जूस. बात समझ में आई. तो जो हिपैटिक डक्ट है इससे क्या रिलीज हुआ, बाइल, वो भी यहाँ पे आया. जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उससे क्या रिलीज हुआ, पैंक्रियाटिक जूस, वो भी यहाँ आ गया. अब कोई पूछे कि बाइल और पैंक्रियाटिक जूस दोनों कहां पे ड्रेन होते हैं, तो आप बहुत इजी बता सकते हो कि कहां पे ड्रेन होते हैं. इट इज ड्रेन इनटू द ड्यूडेनम. किसमें ड्रेन होते हैं, ड्यूडेनम में ड्रेन होते हैं. किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट. बात समझ में. इसको स्टेटमेंट में नहीं लिखा रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो कि आपका क्या स्टेटमेंट लिख सकते हो कि द हिपैटिक डक्ट originated from the gallbladder and pancreatic duct originate from the pancreas, and these two ducts combine each other and collectively form a duct that is called hepatopancreatic duct. पहला स्टेटमेंट हो गया. दूसरा आप ये लिख सकते हो, the hepatic duct releases bile and the pancreatic duct secrete pancreatic juice.
and these two components are released into या pour into the C-shaped duodenum. कहाँ ओपन होगा? C-shaped duodenum with the help of a common duct which is known as hepatopancreatic duct. बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं है, स्टेटमेंट लिखाने की जरूरत नहीं ना, आप आई वो बना सकते हो, इतना तो कैपेबल होगे, ये स्टेटमेंट बना लोगे। वैसे समझ में आ गया होगा, कुछ खास नहीं बताया। सी शेप ड्यूडेनम है, ठीक है। यहां पर लीवर से, लीवर वाले पार्ट से या गलब्लैडर पार्ट से डक्ट ओरिजिनेट हो रही है जिसे हम हेपेटिक डक्ट कह रहे हैं। पैंक्रियास से डक्ट हो रही है, इसे क्या है? पैंक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट आपस में मिल रही हैं और एक कॉमन डक्ट बना रही है जो ग्रीन कलर से शो की गई है, दैट इज कॉल्ड हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ये हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट किसमें ओपन हो रहा है? सी शेप ड्यूडेनम में ओपन हो जा रहा है। बात समझ में आई यहां तक? दूसरी चीज हमने ये कही, हेपेटिक डक्ट जो होगा वो बाइल सिक्रीट करेगा, पैंक्रियाटिक डक्ट जो होगा वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। और ये दोनों कहां सिक्रीट हो रहे होंगे? रिलीज हो रहे होंगे सी शेप ड्यूडेनम में, और वहीं पर किसको प्रोसीड कर देंगे? डाइजेशन को। तो अगर कोई पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, तो वो किस में होगा? ड्यूडेनम में होगा। किसमें होगा? ड्यूडेनम में। बात समझ आई? कोई डाउट यहां तक? बस फटाफट स्क्रीनशॉट लिया, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। बात समझ में? नोट डाउन करो इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। सबने लिख लिया इसको? चलो आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया आपका किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमें देखना, अब मैंने ये तो कह दिया कि जो हेपेटिक डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट है, वो मिलके हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बना रहे हैं, और ये हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में खुल रहा है और उस ड्यूडेनम में जाकर मैक्सिमम डाइजेशन को प्रोसीड करा रहा है, क्योंकि ये क्या रिलीज कर रहा है एक्चुअल में? डाइजेस्टिव एंजाइम। बट अब आप कहोगे सर हाउ, कैसे हो रहा है डाइजेशन? कैसे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स टूट जा रहे हैं? कैसे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में, कैसे बायोमैक्रोमोलिक्यूल बड़े-बड़े पार्टिकल्स छोटे-छोटे पार्टिकल्स में टूट जा रहे हैं? इस चीज को कैसे हो रहा है? तो चलिए उस चीज को ही डिस्कस करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट हमने ले ही चुका है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए केमिकल, या रहने कोई नहीं डालो, इसी आगे प्रोसीड कर लो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। देखिए दूसरी चीज क्या, यहाँ पे हमें ये डिस्कस करना है कि जो डाइजेशन हो रहा था, उस डाइजेशन में ये जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट हुआ, जो बाइल सिक्रीट हुआ, इसका फंक्शन क्या है? इसको जानने से पहले एक चीज पहले पढ़ लो प्लीज। यहाँ पे क्या पैंक्रियाटिक जूस के बारे में जानो। अभी तो आप खाली इतना सुन रहे हो पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल तो सब जानते होंगे, चलो कोई रिजल्ट है वो, लेकिन अभी तक इसमें क्या सुन रहे हो? केवल पैंक्रियाटिक जूस सुन रहे हो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। जो पैंक्रियाटिक जूस है वो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स कंटेन करता है, कई टाइप के एंजाइम्स कंटेन कर रहा होता है। तो इस चीज को लिख लीजिएगा कि कौन कौन से एंजाइम्स कंटेन करते हैं, उसको मैं भी बताता हूं। देखो यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस जो होगा, यहाँ पे लिख लीजिए, या इस साइड देखो कि जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से एक एंजाइम सिक्रीट हो रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं? पैंक्रियाटिक जूस कह रहे हैं। इस पैंक्रियाटिक जूस जिसे हम कह रहे हैं, ये क्या क्या कंटेन करता है, उस चीज को अपने को लिखना है। देखो यहाँ पे क्या क्या कंटेन करेगा। देखो सबसे पहली चीज, इनके पास क्या होता है? एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज होता है। इसके साथ साथ पैंक्रियाटिक जूस इस ये कंटेन क्या करता है? क्या डिस्कस किया हमने कि जो पैंक्रियाज है इससे क्या सिक्रेट हो रहा है? एक जूस सिक्रेट हो रहा था जिसे हम क्या कह रहे थे? पैंक्रियाटिक जूस कह रहे थे। और ये जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें कई एंजाइम्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया कि कौन सा एंजाइम है? सैलिवरी एमाइलेज है। इसी तरह अगर इसमें डिफाइन करें तो सैलिवरी एमाइलेज तो होता ही है। सैलिवरी एमाइलेज के साथ साथ क्या होगा?
लाइपेज होता है जो लिपिड का डाइजेशन करता है, ठीक है। और लाइपेज के साथ साथ क्या होता है, पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसके साथ साथ क्या होता है, न्यूक्लियेज होता है जो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कर रहा होता है। तो जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, एक तो एमाइलेज एग्जिस्ट करेगा, दूसरा लाइपेज, तीसरा पेप्सिन और चौथा क्या है, न्यूक्लियेज। तो 4 एंजाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन और न्यूक्लियेज। यहां तक कोई डाउट? इसके आगे अगर हम प्रोसीड करें, पैंक्रियाज तो हो गया कि पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है जो किससे किससे बना हुआ है, एमाइलेज से बना है, लाइपेज से बना है, पेप्सिन से बना है, न्यूक्लियस से बना है। सबका फंक्शन क्या होता है, क्या फंक्शन होता है? अच्छा बताओ आप, कोई फूड इनटेक किया जा रहा है, अगर कोई फूड इनटेक किया जा रहा है तो फूड के इनटेक करने पर क्या क्या चीजें मिलेंगी? कोई फूड को इनटेक किया जा रहा है तो क्या क्या मिल सकता है? कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, ठीक है, प्रोटीन मिल सकता है, लिपिड मिल सकता है, ठीक है, यही तो मिलेगा। और उनको डाइजेस्ट करने के लिए सबके लिए क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट है। हमने बताया था 2 चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, एक तो एग्जिस्ट कर रहा था जो आपका लीवर था, लीवर से क्या सिक्रीट हो रहा था, बाइल सिक्रीट हो रहा था, और इससे क्या सिक्रीट हो रहा था, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो रहा था। क्या सिक्रीट हो रहा था, पैंक्रियाटिक जूस, और लीवर से क्या सिक्रीट हो रहा था, बाइल सिक्रीट हो रहा था। तो यहाँ पे जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो रहा है, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, न्यूक्लियस, इसका फंक्शन क्या होता है? देखो यहाँ पे बेसिकली जो एमाइलेज होता है, यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन देखिए कि जो एमाइलेज होगा ये करता क्या है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। और किसकी प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज। किसकी प्रेजेंस में होता है, एमाइलेज की प्रेजेंस में। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट होगा, जो स्टार्च होगा, ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन, एमाइलेज। कौन सा एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। इसी तरह माल्टोज को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज होता है। कौन सा एंजाइम होता है, माल्टेज एंजाइम होता है। इसी तरह अगर हम बात करें माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम है, दैट इज माल्टेज। इसी तरह अलग अलग शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। जैसे माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या था, माल्टेज था। इसी तरह सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए, किसको डाइजेस्ट करने के लिए, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, सुक्रेज एंजाइम होता है, सुक्रेज, ठीक है ना, सुक्रेज एंजाइम होता है। लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज एंजाइम वर्क करता है। तो इसी तरह अलग अलग शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। जैसे माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा था, माल्टेज था। सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा था, सुक्रेज था। लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा था, लैक्टेज था। इसी तरह अलग अलग को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स वर्क कर रहे होते हैं, अलग अलग शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये किसका हो गया, यहीं पे लिख लीजिएगा हेडिंग के फॉर्म में। यहां पर हमने क्या कहा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहां पे किसका हो डाइजेशन हुआ, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहां पे किसका डाइजेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है। किसका डाइजेशन हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे हो रहा है, जो स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को सुगर्स में तोड़ देता है। कौन तोड़ता है, एमाइलेज। फिर अलग अलग शुगर को तोड़ने के लिए अलग अलग एंजाइम है। अगर माल्टोज शुगर है तो माल्टेज तोड़ेगा, सुक्रोज शुगर है तो सुक्रेज तोड़ेगा, अगर लैक्टोज है तो लैक्टेज तोड़ेगा। मतलब एज, ज्यादातर एंजाइम्स में एज आप जोड़ दोगे, कंपोनेंट्स में एज जोड़ दोगे तो आपको उसका डाइजेस्टिव एंजाइम मिल जाएगा। बात समझ में आई? इसको फटाफट नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। फिर हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन या डाइजेशन ऑफ फैट देखते हैं पहले, फिर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन देखेंगे। नोट डाउन करिए इसको। अगर चाहो तो आप लिख सकते हो डाइजेशन ऑफ लिपिड।
ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया है। दूसरा डाइजेशन ऑफ फैट या लिपिड। देखिए डाइजेशन ऑफ फैट या लिपिड की बात करें तो सबसे पहली चीज, फैट या लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है, इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो फैट होता है, यहाँ पर फैट को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहले फैट जो होता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहां से पूरा लिखो कि जो फैट है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इट इज एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमें पहले किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। फैट को अगर फैट का डाइजेशन कराना है तो फैट का डाइजेशन कराने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स फूड को या कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फैट को किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट में कन्वर्ट करना है। और इस चीज को कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस साइड देखो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड emulsification of fat। इसे क्या कहते हैं, emulsification of fat कहते हैं। तो इस प्रोसेस में फैट को हम क्या करेंगे, फैट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, emulsification of fat कहते हैं। और इस इमल्सिफिकेशन को कराने के लिए, इमल्सिफिकेशन मतलब समझ रहे हो कि जो फैट की लार्जर पार्टिकल्स थे, इन्हें क्या किया, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, ठीक है ना, जो लार्जर पार्टिकल्स थे, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स थे, इन्हें छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर में। किसमें, ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। और इस इमल्सिफिकेशन को करने के लिए यहाँ कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा होता है, क्या वर्क करता है, सॉल्ट, बाइल वर्क करता है। क्या वर्क करता है, बाइल। तो फूड जो फैट है, फैट की इमल्सिफिकेशन का काम कौन करता है, आपका बाइल कर रहा होता है। बात समझ में आ गई कि जो बाइल है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो बाइल है वो फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब फैट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लार्जर पार्टिकल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सिंपलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। अब ये बाइल सिक्रीट कहां से होता है, बता चुका हूं आपको। ये जो बाइल है, इस बाइल का सिक्रीशन जो हो रहा होता है, इस बाइल का सिक्रीशन कहां से होता है, बाइल को सिक्रीट करने के लिए बॉडी में क्या पाई जाती है, लीवर होती है। क्या प्रेजेंट होता है, लीवर है। और ये लीवर क्या है, हम जानते हैं एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये क्या है, दैट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है लीवर। और यही लीवर क्या करता है, बाइल सिक्रीट करता है। जो बाइल क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। किसका इमल्सिफिकेशन करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। बात समझ में आई। अब जब फैट इमल्सिफिकेशन हो चुका होता है, फैट अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है, तो अब ये इमल्सिफाइड फैट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है। देखिए अब नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे, ये तो पहला स्टेप हुआ, यहीं पे लिख लो पहला स्टेप 1, ठीक है। ये तो पहला स्टेप में हुआ। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फैट के डाइजेशन में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में जो इमल्सिफाइड फैट है, यहाँ पे लिख लीजिए, स्टेप 2 में क्या होगा, जो इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफाइड फैट होता है, ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। किसमें टूटता है, फैटी एसिड। इसी का डाइजेशन हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इमल्सिफाइड फैट है, ये इमल्सिफाइड फैट मतलब यही जो फैट बना, सिंपलेस्ट फॉर्म बना, इसी फैट को आप क्या कह रहे हो,
इसी फैट को आप इमल्सिफाइड फैट कह रहे हो, ग्लोब्यूल्स लाइक जो स्ट्रक्चर है इसी फैट को आप क्या कह रहे हो, इमल्सिफाइड फैट। यही इमल्सिफाइड फैट किसमें कन्वर्ट हुआ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किस डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज। कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज। किसके प्रेजेंस में हुआ, लाइपेज के प्रेजेंस में हुआ। और ये कहां से सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है, लिख लीजिएगा, पैनक्रियाटिक जूस होता है। ये कहां पाया जाता है, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है लाइपेज, पैनक्रियाटिक जूस। और इस पैनक्रियाटिक जूस को कौन सिक्रीट कर रहा होता है, पैनक्रियास सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करता है, पैनक्रियास सिक्रीट करता है। बात समझ में आ गया, तो कुछ खास नहीं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बात समझ में आ गई कि जो लार्जर पार्टिकल्स हैं, कॉम्प्लेक्स फैट है, वही किसमें कन्वर्ट हो रहा है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर में। इसी को अपन क्या कह रहे हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल, जो किससे सिक्रीट होता है, लीवर से। लीवर में फॉर्म होता है बेसिकली, सिक्रीट गॉलब्लैडर से हो रहा होता है। और ये क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, लेकिन आप इतना समझो लीवर से आ रहा है। दूसरी चीज, ये जो इमल्सिफाइड फैट है, मतलब जो ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, यही फर्दर कहां जाते हैं, स्टेप 2 में जाते हैं डाइजेशन के लिए। और यहाँ पे जो इमल्सिफाइड फैट होता है, ये इमल्सिफाइड फैट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे भी एक एंजाइम वर्क करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। वो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है, लाइपेज। बात समझ में आई। वो कहां से सिक्रीट होता है, कहां प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक जूस में। और पैनक्रियाटिक जूस कौन सिक्रीट करता है, पैनक्रियास सिक्रीट करता है। पूरा डाउट क्लियर हुआ। अब इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, हम फिर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट फटाफट हेडिंग लगाओ, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डाइजेशन ऑफ नेक्स्ट में डालिए डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, दूसरा तीसरा आ जाइए प्रोटीन। देखिए प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, कुछ खास नहीं प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन के डाइजेशन में क्या है, सबसे पहली चीज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, ठीक है, पेप्सिनोजन जो होता है। देखो यहाँ पे पहली चीज समझो कि जो स्टमक होता है, एक बार बताया लेकिन फिर से यहाँ पे देखो कि जो स्टमक होता है, इस स्टमक का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक मीडियम होता है। स्टमक का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक मीडियम होता है। और ये जो एसिडिक मीडियम होता है, ये क्यों होता है, ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ HCl, क्योंकि यहाँ पे किसका सिक्रीशन होता है, HCl का सिक्रीशन करता है। और ये जो सिक्रीशन होता है, जो एसिडिक मीडियम होता है, ये क्या कॉज करता है, ये एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट द डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या कर रहा होता है, एक्टिवेट करता है डाइजेशन की प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए। कैसे एक्टिवेट करता है, देखो ये जो HCl है, ये एक्चुअल में करेगा क्या, जो पेप्सिनोजन है, ठीक है, पेप्सिन होता है बेसिकली, ये जो पेप्सिनोजन है इस किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिनोजन को ये कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में। मतलब समझ में आया कि जो HCl है, जो एसिडिक मीडियम है, वो पेप्सिनोजन को क्या करेगा, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिनोजन क्या होता है, इट इज अ इनएक्टिव फॉर्म। ये क्या है, पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है। बात समझ में आई, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, मतलब अगर पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो कभी भी डाइजेशन नहीं करेगा। लेकिन जैसे इसके किसके क्या आता है, एसिडिक मीडियम आता है, HCl रिलीज होता है, तुरंत ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अपने
एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या है? पेप्सिन है। और जब वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तुरंत यही पेप्सिन क्या करने लगता है? अमीन प्रोटीन का डाइजेशन। कैसे ये करता? क्या है, जो प्रोटीन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आई? कहां कन्वर्ट कर देगा? अमीनो एसिड में। तो इस तरह किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का डाइजेशन। कुछ खास नहीं हमने कहा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है। HCl में क्या सिक्रीट होता है? सॉरी, वो स्टमक में क्या सिक्रीट होता है? HCl सिक्रीट होता है, जो क्या कॉज करता है? एसिडिक मीडियम कॉज करता है। ये एसिडिक मीडियम करता क्या है? जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनको एक्टिवेट करता है। जैसे प्रोटीन के केस में अगर देखें तो जो पेप्सिनोजन है ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ही है, लेकिन ये उसका कौन सा फॉर्म है? इनएक्टिव फॉर्म है। जैसे ही HCl रिलीज होता है, एसिडिक मीडियम कॉज होता है, तुरंत ये इनएक्टिव फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, अब ये क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। इसी के प्रेजेंस में, इसी पेप्सिन के प्रेजेंस में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है और इसमें कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड। अब इसी फॉर्म में क्या करेगा? बॉडी जो है इसको एब्जॉर्ब करेगी और एसिमिलेट कर देंगी। बात समझ में आई? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। एक हमने टर्म बताया था, एक हमने एंजाइम बताया था, न्यूक्लिएज। कौन सा एंजाइम बताया था? यहाँ साइड में देखिए, एक एंजाइम अभी डिस्कस किया आपसे, न्यूक्लिएज। जब पैंक्रियाटिक जूस बता रहा था तो वहां पे बताया एक एंजाइम और सीक्रेट होता है, न्यूक्लिएज। तो जो न्यूक्लिएज एंजाइम होता है, न्यूक्लिएज एंजाइम, ये न्यूक्लिएज एंजाइम बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। It is responsible for digestion of, it is responsible for digestion of, किसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? It is responsible for digestion of nucleic acid। न्यूक्लिक एसिड, ये किसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसका डाइजेशन करता है? न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है कहोगे सर? तो न्यूक्लिक एसिड में दो चीजें आती है। देखिए, न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? एक डीएनए आ रहा होता है और एक कौन आता है? आरएनए आता है। तो इस डीएनए और ये आरएनए, ठीक है, ये डीएनए हो या आरएनए, ये दोनों किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। और इस न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम वर्क करता है। कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, जो इसको क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब न्यूक्लियस एंजाइम बता दिया था इसलिए इसको यहाँ पे बता दिया, अदरवाइज बहुत नेसेसरी नहीं है, आप लोग के लेवल पे कभी नहीं पूछा जाएगा ये। ठीक है ना? तो लेकिन सुन लो एक बार, न्यूक्लियस एंजाइम क्या है? डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके डाइजेशन के लिए? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए के डाइजेशन के लिए। और ये किससे बने होते हैं? डीएनए आरएनए जो तोड़ना होता है तो किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। उनको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम वर्क होता है? न्यूक्लियोटाइडेज। बात समझ में आई? तब ये फॉस्फेट और शुगर में टूट जाते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। अब तो ये क्या हुआ? ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन चल रहा था आपका। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। क्या कंप्लीट हो गया? डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, समझ रहे हो, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा कि आफ्टर डाइजेशन, यहाँ पे क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्टार पॉइंट करके लिख लो, स्टार बना लो, स्टार पॉइंट यहाँ करके लिख लो कि जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? डाइजेशन ऑफ फूड हुआ। क्या हुआ? डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का क्या हो गया? डाइजेशन हो गया, फूड का डाइजेशन हुआ। और यहाँ पे फूड का डाइजेशन करने के लिए कौन इन्वॉल्व हो रहा था? ये फूड का डाइजेशन हुआ कहाँ? इट इज अकरिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ हुआ?
स्मॉल इंटेस्टाइन और बेसिकली यहाँ पे कहां पे हुआ, दैट इज अकर इन द ड्यूडेनम। कहां पे हुआ, दैट इज अकर इन द ड्यूडेनम। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में क्या हुआ, फूड का डाइजेशन हुआ। यहाँ पे किसका डाइजेशन हुआ, फूड का डाइजेशन हुआ। अब जब फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, जब फूड का प्रॉपर डाइजेशन हो गया, तो अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है, यहाँ पे फूड का डाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट था इससे क्या मिल गया, यहाँ पे लिख लो क्या क्या मिला। जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट है इससे क्या मिला, शुगर मिला, या डायरेक्ट लिख लो ग्लूकोज मिला। क्या मिल गया, ग्लूकोज। ठीक है, जो प्रोटीन था, जो प्रोटीन था, इस प्रोटीन से क्या मिल गया आपको, अमीनो एसिड मिल गया। क्या मिल गया, अमीनो एसिड मिल गया। और जो लिपिड था, इस लिपिड से क्या मिल गया आपको, फैटी एसिड, एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिल गया। तो आप देखो ये जो आपको मिला, ये क्या है, डाइजेस्टेड फूड है। ये क्या है, दैट इज अ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट। ये क्या है, डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट है, ये डाइजेस्टेड फूड होता है। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट होते हैं, ये डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट जिनका डाइजेशन हो चुका, अब इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब डाइजेशन होने के बाद इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद अगला स्टेप क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन, बात समझ में आई। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, देखो इस चीज को यही समझ लो कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। जो वॉल होती है इंटेस्टाइन की, जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है, वो क्या करती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, मॉडिफिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं या विली कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोविली या माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये माइक्रोविलीज करती क्या है, ये इंक्रीज कर देती है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, माइक्रोविलीज, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को, सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज। तो अब इसे क्या किया, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया जानते हो क्यों बढ़ाता है, सरफेस एरिया इसलिए इंक्रीज होता है। अब आप बताओ, जब मॉडिफिकेशन नहीं हुआ था तब इंटेस्टाइन की वॉल कुछ ऐसी रही होगी। अब मान लो ये जितना मॉडिफिकेशन, ये जितना एब्जॉर्प्शन करते हैं, अब ये, अब सुनो पहले ध्यान सुनो, ये आपकी मॉडिफिकेशन है, इंटेस्टाइन की वॉल मॉडिफाई हो गई, विली बना ली, माइक्रोविलाई बना ली। अगर मॉडिफिकेशन नहीं हुआ होता सपोज, तो कुछ ऐसी वॉल होती कि नहीं होती। अब अगर ऐसी वॉल होती तो यहां पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी इसके कंपैरिजन में क्या होती, कम होती। क्यों कम होती, समझ में आ रही है बात, समझ में आनी चाहिए। समझ में इसलिए आनी चाहिए क्योंकि जब मॉडिफिकेशन हुआ तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब अभी इससे जब मॉडिफाई नहीं हुआ था तब केवल इतना पार्ट, जब मॉडिफाइड नहीं हुआ था तब केवल इतना पार्ट एब्जॉर्प्शन कर रहा था, लेकिन जब मॉडिफाई हो गया तो ये पूरा पार्ट एब्जॉर्प्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है, अब तो ये पूरा पार्ट एब्जॉर्प्शन कर रहा है, और जब मॉडिफाई नहीं हुआ था तो केवल इतना पार्ट एब्जॉर्ब करता। बात समझ में आई। तो इस तरह क्या हुआ, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है मॉडिफिकेशन होने से, और सरफेस एरिया तो खुद ही इंक्रीज होने, पहले ये इतना एरिया कवर कर रहा था, अब मॉडिफाई होने से इतना एरिया कवर कर रहा है, तो सरफेस एरिया तो इंक्रीज हो ही नहीं है। तो माइक्रोविलीज क्या करती हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया, सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो गया, दोनों बात समझ में आई। अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये कहां चला गया, माइक्रोविलाई के अंदर चला गया। अब माइक्रोविलाई के अंदर जब चला गया तो माइक्रोविलाई के, इसको हटा रहा हूं, माइक्रोविलाई के अंदर अगर गया तो माइक्रोविलाई के अंदर जाने पर यहां पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं।
ठीक है। और ब्लड वेसल्स जो होती हैं इसमें क्या फ्लो हो रहा होता है, ब्लड फ्लो हो रहा होता है। क्या फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है। और इसी ब्लड के थ्रू ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक क्या हो जाता है, डिफरेंट पार्ट तक एसिमिलेट कर जाता है। बात समझ में आई? इसी को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और यहां पर जो हुआ इसे क्या कह रहे थे, एब्जॉर्प्शन कह रहे थे। बात समझ में आई? दोनों स्टेप होगा, इसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा और एसिमिलेशन होगा। कोई दिक्कत यहां तक? इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए नोट डाउन कर ले, समझ में आ रहा है? ये हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा जो फूड का डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, टोटल मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में हो रहा है। अब फूड का डाइजेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तीनों डाइजेस्ट हो गए। डाइजेस्ट होने के बाद हमें डाइजेस्टेड फूड मिला। अब इस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इंटेस्टाइन की वॉल मॉडिफाई हो जाती है, माइक्रोविलाइज बनाती है, जिससे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड वेसल्स में जाते हैं, ब्लड वेसल्स से ब्लड में जाते हैं, फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक क्या होते हैं, फ्लो हो रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसी को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। अब देखो कौन कौन सा स्टेप हो गया। शुरू में इसने फूड को इनटेक किया तो इंजेशन हो गया, इंटेस्टाइन में आके डाइजेशन हो गया, यहां पर आकर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हो गया। अब केवल एक फंक्शन बचा है, दैट इज कॉल्ड इजेशन। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वही क्या होगा, बॉडी से इजेक्ट हो जाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म हुआ। नेक्स्ट आ जाइए आप लार्ज इंटेस्टाइन पे। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन के केस में क्या है, देखो अब फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो गया था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहां पर आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। कहां पे आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। फूड कहां आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। इंटेस्टाइन, फूड कहां आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया तो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद, ठीक है, ये अब कहां जाएगा, यहां से ये लार्ज इंटेस्टाइन में हमने बताया था कि 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, इसको हेडिंग कर लो, डायरेक्ट हेडिंग डाल लो ना, कि लार्ज इंटेस्टाइन में, इसको हेडिंग कर लीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं, देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होंगे, देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है सीकम, सीकम होता है, दूसरा होता है कोलन और तीसरा होता है रेक्टम। तो अब आप ध्यान से देखो, जो फूड रहा होगा, जो फूड था वो जो फूड था वो क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेस्ट होने के बाद अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पर चला आ रहा था, बताइए। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पे आया था, लार्ज इंटेस्टाइन में आया था। अब आप खुद सोचो, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है सीकम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहां पे आया होगा, सीकम में आया होगा डाइजेस्टेड, फिर सीकम से कहां गया होगा, कोलन में गया होगा, और फिर यहां से कहां गया होगा, रेक्टम में गया होगा। कहां गया होगा, रेक्टम में गया होगा। अब यहां पे देखो, जो सीकम होता है, सीकम का जो एंड वाला पार्ट होता है, जैसे मान लो ये क्या है, मान लीजिए ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सीकम एग्जिस्ट कर रहा है, ये सीकम होता है ऐसे कुछ, ठीक है, ये सीकम एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस सीकम का जो एंड वाला पार्ट होता है, ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, वर्निफॉर्म
इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिक्स। ठीक है, अब इसी को हम क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो जो सीकम वाला पार्ट है, सीकम का इंड वाला पार्ट क्या शो करता है, ये जो इंड वाला पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, मॉडिफिकेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, मॉडिफिकेशन शो कर रहा है। और इस मॉडिफिकेशन, कैसा मॉडिफिकेशन बना रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। और उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कह रहे हैं। ये अब हमारे बॉडी में क्या है, इस टाइम पे अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी में अब क्या हो चुका है, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ये क्या है, इस टाइम में अगर बात किया जाए तो ये हमारे बॉडी में क्या है, दैट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ये क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या, डाउट क्रिएट होगा सर वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो पहले के टाइम पे, पहले क्या थे, हमारे बॉडी में फंक्शनल थे, बट नाउ हमारे बॉडी में क्या हो चुके हैं, नॉन फंक्शनल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, नॉन फंक्शनल हो गए हैं। उन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन्स जो पहले हमारे बॉडी में फंक्शनल हुआ करते थे, फंक्शन अपना शो करते थे, लेकिन अब हमारे बॉडी में क्या हो चुके हैं, नॉन फंक्शनल हो चुके हैं। उन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। अब आप कहोगे सर आप कह रहे हो कि ये फंक्शनल है, तो आखिर फंक्शन इसका था क्या। तो फंक्शन देख लो कि पहले के टाइम पे फंक्शनल थे तो क्या फंक्शन शो करते थे, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये लिख लीजिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, सॉरी डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ये किसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। ठीक है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। ठीक है, और इनमें क्या प्रेजेंट होता था, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता था। क्या प्रेजेंट होता था, बैक्टीरिया, जो करता क्या था, सेलुलोज एंजाइम सिक्रीट करता था। ये बैक्टीरिया क्या सिक्रीट करता था, ये सिक्रीट करता था, कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता था, सेलुलोज एंजाइम, जो किसका डाइजेशन प्रमोट करता था, सेलुलोज का डाइजेशन प्रमोट करता था। बात समझ में, आपने कुछ ज्यादा नहीं बताया, फिर से देखो, जो फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद फूड कहां पे आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली हो गया था, जो बचा कुछ था वो कहां पे आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन हो गया ना, डाइजेशन होने के बाद जो बाई प्रोडक्ट मिले वो एब्जॉर्ब भी हो गया, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं आया, वो वहीं से वहीं एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब जो नहीं डाइजेस्ट हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड था, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां आया है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में आया है, सीकम वाले पार्ट में आया। और सीकम वाले पार्ट में हम पढ़ रहे हैं कि सीकम वाले पार्ट का जो एंड वाला पार्ट होता है, टिप वाला पार्ट होता है, वो मॉडिफिकेशन शो करता है फिंगर लाइक, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है हमारी बॉडी में एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या, हमारे बॉडी में नॉन फंक्शनल है, इसका हमारे बॉडी में कोई खासा फंक्शन है ही नहीं, इस समय हमारे बॉडी में कोई फंक्शन ही नहीं करता, ये नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी में क्या है, नॉन फंक्शनल है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कह रहे हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो पहले कभी हमारे बॉडी में, हमारे एंसेस्ट्री में फंक्शनल हुआ करते थे, बट लेकिन अब हमारे बॉडी में नॉन फंक्शनल है। क्यों, क्योंकि उसका कोई वर्क हमारी बॉडी में नहीं हो रहा है। बात समझ में आई। अब क्या होता है, जब फंक्शनल थे तो क्या फंक्शन शो करते थे, ये डाउट क्रिएट होगा। तो फंक्शनल थे तो किसका डाइजेशन करते थे, सेलुलोज का डाइजेशन करते थे। क्यों, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल बैक्टीरिया हुआ करते थे जो क्या सिक्रीट करते थे, सेलुलोज एंजाइम सिक्रीट करते थे। क्या सिक्रीट करते थे, सेलुलोज एंजाइम, जो सेलुलोज को क्या करता था, डाइजेस्ट कर रहा था। बात समझ में आई। इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे अपेंडिसाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और सर्जिकल मेथड के थ्रू उसे कट करके रिमूव कर दिया जाता है, थ्रेड के थ्रू टायर कर दिया जाता है। बात समझ में आई, तो उसे अपेंडिसाइटिस कह रहे होते हैं। कोई डाउट नहीं है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो अपेंडिसाइटिस हो जाती है, उसको कट करके, ये चीज नहीं, कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जरूर याद रखो जितना बताया ग्रुप पे। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं।